गुड आफ्टरनून। आगे बढ़ते हम लोग बच्चों। यस, अदर लॉस की तरफ। यस, तो अगर मैं 100 मार्क की बात करूं, 60 मार्क्स प्रैक्टिकल इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल कंपनीज एट। अदर लॉस तुमको भी पता है एग्जैक्टली कैसे हम रिवीजन बैच की बात कर रहे हैं। तो इट इज समथिंग कि एटलीस्ट आधी चीजें तुमको बाय हार्ट करनी पड़ेंगी फटाफट। तो सबसे ज्यादा मतलब मैं तुमको ऑब्वियसली यहाँ पे ये हाईलाइट कर सकता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या तुमको ज्यादातर बाय हार्ट करना है। यस चलिए, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल, जीसीए और इंटरप्रिटेशन, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, वेटेज की बात करूं, यस कॉन्ट्रैक्ट हैज हाईएस्ट अगेन वेटेज कंपेयर्ड इन योर अदर लॉस, फिर नेगोशिएबल और जीसीए और इंटरप्रिटेशन दोनों सेम सेम है। पर जीसीए और इंटरप्रिटेशन में से देखा जाए छोटे हैं, तो छोटे जो कुछ लिमिटेड तुमने पढ़ाई की उसका बाय हार्ट कर लिया तो अगेन इट इज वेरी मच मैनेजेबल। ओके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तुमको 5 बाय हार्ट करने हैं प्लस नेगोशिएबल इज अगेन आउट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन में तुमको क्या क्या करना है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड डॉक्यूमेंट्स, ये तुम्हारे दो मेनली दो क्लासिक तुम्हारे दो कैटेगरी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट, द लॉ एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है एवरीबॉडी। अब लॉ के अंदर बहुत सारी चीज है एंड यहाँ पे ये चैप्टर में तुमको बच्चों फिर से बहुत सारी चीज रिपीट होने वाली। लेट अस से इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर, इंटेंशन ये बहुत बार रिपीट होगा। ओके एवरीबॉडी, तो लेट्स गो अहेड एंड डायरेक्टली स्टार्ट। जहां जहां जो जो इंपॉर्टेंट है वो अपन करेंगे। अगर तुम स्टडी मटेरियल से कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर वॉट एवर नोट्स यू हैव तुम इसमें से रेफर कर सकते हो और जो जो मुझको इंपॉर्टेंट लगता है वो हाईलाइट तुम लोग कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आ जाओ। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट बच्चों ये वर्ड तुम्हारा जनरल प्रोसेस एक्ट में भी डिफाइंड है, बट जनरली इसका मीनिंग है बच्चों डॉक्यूमेंट का कोई भी चीज ऑन एनी मैटर, मतलब कोई भी टेक्स्ट, वर्ड्स, पैराग्राफ, सिंबल्स, it is written on any matter, matter can be paper, wood, steel, कुछ भी, for the purpose of recording, मतलब उसके लिए एक रिकॉर्ड रखना हमेशा के लिए, सो वो चीज बच्चों क्या कहलाई जाएगी? डॉक्यूमेंट। ओके, यस चलिए, मींस चेक एनी मैटर, तुमको चाहिए रहेगा, यू कैन चेक ऑन 4.3 ICS स्टडी मटेरियल, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन, मैं तुमको क्यों दे रहा हूं, इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, दो मार्क के लिए। ओके, any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, marks, or more than one of these method also, for the purpose of recording that matter. Just clear? A writing is a document. Any words printed, photograph is also a document. So कोई भी print रहेगा कोई भी चीज का, या फिर photograph is also called as document. Yes clear? So basically any letters, means, symbols जिसका on any kind of material और जिसका पर्पस क्या है बच्चों? रिकॉर्ड रखना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट। ठीक है एवरीबॉडी, आगे बढ़े। आई होप तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है क्या, मुझको बताओ ऑल ऑफ यू। ये एग्जांपल है क्या कि प्रिंट आउट्स, फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको लिख लेना, अगर है तो वेल एंड गुड। ओके एवरीबॉडी, जो भी रहेगा मुझको बताओ and let's go ahead. Okay everybody, so matter means any kind of document, any kind of wordings, record. The second element was a certain mutual or mechanical device employed on the substance. It was the writing, expression or description. Substance means जिसके ऊपर लिखा जा रहा है। ओके, और क्या यूज कर रहे हो? फिगर्स, मार्क्स, सिंबल्स। ओके, तो सब चीजें तुम्हारे रहेंगे बच्चों डॉक्यूमेंट में। आगे, इंस्ट्रूमेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट, पर कौन सा डॉक्यूमेंट है बच्चों? फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट है ना, तुम्हारा रेंट एग्रीमेंट वगैरह वो सब चीज है। विच क्रिएट्स और कंफर्म्स अ राइट और रिकॉर्ड्स अ फैक्ट। तो कहना क्या बच्चों? एफिडेविट ऑल्सो, एफिडेविट एज इंस्ट्रूमेंट है ना। तो इसमें फिर से याद रखो क्या है वो इंस्ट्रूमेंट बच्चों? लीगल डॉक्यूमेंट है which gives or confirms a right or records a fact. Yes clear everybody? I hope तुम स्टार मार्क करते जा रहे हो। डीड और इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, और स्पेशली इंडिया में तो कोई उसको फर्क पड़ा ही नहीं है तो उसको छोड़ दो।
सो डीड इज इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इंस्ट्रूमेंट क्या था? तो कोई लीगल राइट देता है या फिर बच्चों कोई रिकॉर्ड फैक्ट रिकॉर्ड करता है, हाँ या ना बच्चों? क्लियर? आगे जाओ मैं। इंटरप्रिटेशन, रेडी बच्चों? और तुम्हारे दो वर्ड रहेंगे, इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। देखो तुमको लॉजिक जल्दी समझेगा नहीं, या फिर तुम कोशिश करोगे, उससे बेटर क्या है बच्चों, उन दो चार लाइंस को तुमको मगअप करना है। इंटरप्रिटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द कोर्ट, पहली बात इंटरप्रिटेशन स्टेटस की बात करें, ये चैप्टर ही बच्चों किसके फायदे के लिए है, किसके बेनिफिट के लिए बनाया गया है? कोर्ट्स के लिए बच्चों। ओके, कोर्ट, क्योंकि कोई भी मैटर कोर्ट में जाता है, लिटिगेशन, तो कोई चीज को कैसे समझना था, क्या उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए था, तो ये चीज बच्चों कोर्ट को हेल्प करती है इंटरप्रेट करना, ठीक है? सो इट इज अ प्रोसेस, लुक एट द वर्डिंग्स, प्रोसेस बाय व्हिच द कोर्ट सीक्स मींस फाइंड्स or tries to find the meaning of the legislature to the medium of words in which it is expressed. Interpretation is the process by which the real meaning, अब तुमको मैं बोल रहा हूँ वही वर्ड बार बार रिपीट होगा, real meaning of the act and intention of the lawmaker is found out. Lawmaker मतलब legislature. Yes, तो वहां पे बच्चों कोर्ट का काम है कि रियल मीनिंग, इंटेंशन फाइंड करना ऑफ द लेजिस्लेचर, कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा था, उनको क्या कहना था, वो सब चीज है। Yes, it is a process. Interpretation is बच्चों taken help of in order to resolve मतलब solve करना कोई भी doubt in the law. It is the art of finding out the true sense of words. कुछ दिमाग में जा रहा है या ऊपर से जा रहा है बच्चों? ऐसा लग रहा है बच्चों हम लोग कोई पोएम पढ़ रहे हैं ना, और ये ऐसा ही होने वाला है। इसलिए अपन कितना भी टेक्निकल सीखे इसमें, अल्टीमेटली तुमको आंसर यही ऐसे यही वाला आंसर लिखना है। ओके, आई टेल यू, चलो कुछ कुछ तुमको स्टोरी में बैकग्राउंड बता देता हूँ। ओके, से देखो भाई, तुम्हारे तीन लोग तो थे, तुम्हारे तीन लोग थे बच्चों, कौन? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड योर कोर्ट्स, जुडिशियरी। याद आ रहा है इतना तो? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, याद है? लॉ किसने बनाया? लेजिस्लेचर ने, है ना? पर कुछ मैटर अगर डिस्प्यूट होता है, कुछ मैटर में डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, वो सॉल्व कौन करेगा? जुडिशियरी। अब जुडिशियरी बच्चों लॉ पढ़ने वाला है, तो लॉ को समझना, क्यों, क्या, कैसे, क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, ये पूरा काम जुडिशियरी का है। क्योंकि जो वर्ड्स लिखे थे लॉ में, वो तो बच्चों लिखे थे लेजिस्लेचर ने, पर कोर्ट्स का, जुडिशियरी का काम क्या? उसको समझना। तो बेसिकली लीगल लैंग्वेज को समझना और उसका अच्छे से इंटरप्रिटेशन आना। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे पास है, तुम बड़ी आग करके देखा, हाँ या ना, तो तुम समझ जाते हो बच्चों की मॉम को क्या कहना है बच्चों, हाँ या ना? दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये ओवरऑल वही चीज है। ओके एवरीबॉडी, सो लाइक आई सेड, रेगुलर बैच अपन इसको रिवीजन रख रहे हैं ना अपन एवरीबॉडी। तो ओवरऑल चैप्टर का बच्चों इंटेंशन यहाँ पे क्या है? चीजों को समझना जो लेजिस्लेचर ने लिखा है। कौन समझेगा? जुडिशियरी। इतना तुमको क्लियर हुआ? तो लीगल लॉ को समझना मतलब इंटरप्रेट करना, इंटरप्रिटेशन। इट इज एन आर्ट बच्चों, इंटरप्रिटेशन इज व्हाट? इट इज एन आर्ट, इट इज अ प्रोसेस। लुक एट द वर्डिंग भाई, 4-5 लाइन छोड़ो, एक लाइन तो तुमको याद आ रही है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच द कोर्ट्स ट्राई टू फाइंड मीनिंग ऑफ द लॉ मेकर, कि लॉ मेकर्स को, लेजिस्लेचर वालों को क्या कहना था, इसका क्या इंटरप्रिटेशन लेना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? देखो भाई, सिर्फ कंपनीज एट 60 मार्क्स करके कोई फायदा तो है नहीं। देन सेकेंडली, ऑलवेज अंडरस्टैंड, कोई भी चैप्टर भी रिवीजन, क्या बोलते हैं, ऑप्शन में डालकर भी कोई फायदा नहीं है। बिकॉज आई ऑलवेज से कि भले वो चैप्टर कितना भी घटिया क्यों ना हो, उसके ऊपर एक फालतू क्वेश्चन आ सकता है 1-2 मार्क के लिए, तो भी फिर ठीक है ना, वो 1-2 मार्क का क्वेश्चन उतना कर दो, बाकी का छोड़ दो, चाहिए तो, है ना? तो जितना तुमको क्या बोलते हैं डाइजेस्ट हो सकता है उतना तो अच्छे से कर लो। पर सो डोंट इग्नोर द चैप्टर कंप्लीटली, इज व्हाट आई विल से। ठीक है, आगे जाओ मैं बच्चों।
चलो, तुम्हारे पास वर्ड्स है ना ये सब, मेरे हिसाब से तुम्हारे पास तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है ना, तो मैं जहां जहां अंडरलाइन करूँ वो तुम करते जाना, ठीक है? ठीक है, चलो। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, तुम्हारा दिमाग खराब होने वाला है तो है, आई एम टेलिंग यू, अदर लॉज में होने ही वाला है। ओके, चलो। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब इन वे बच्चों क्या होते हैं, ये ओवरऑल चैप्टर किसको हेल्प करने वाला है? जुडिशरी को। ओके, तो इवन वाइल इंटरप्रिटिंग द एक्ट, इवन वाइल इंटरप्रिटिंग द एक्ट, मुझको बताओ, एक क्या बोलते हैं, जजमेंट है ना, कोर्ट का जजमेंट, अगर जज चेंज हो गया, अगर जज चेंज हो गया, अगर जज चेंज हो गया, तो जजमेंट ओवरऑल बच्चों चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब क्या? कोई मैटर डिस्प्यूट में गया, कोई मैटर डिस्प्यूट में गया कोर्ट के पास है, देयर इज अ जज ए एंड देयर इज अ जज बी, जज ए एंड जज बी। तो जज ए ने कुछ चीज अलग से समझी और जज बी ने कुछ चीज अलग से समझी, ये ऐसा होना नहीं चाहिए जनरली, है कि नहीं? वरना फिर तुम हमेशा फिर होप करोगे कि भाई अच्छा जज मिले हमको, क्योंकि इंटरप्रिटेशन के टाइम भी कोर्ट्स हैव टू फॉलो अ प्रोसेस, दे शुड फॉलो अ प्रोसेस, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आए इन द इंटरप्रिटेशन, एक यूनिफॉर्मिटी आए इन द इंटरप्रिटेशन। कुछ समझा? मतलब इन अ वे वी आर टॉकिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, कोर्ट्स, जुडिशरी, जज कितने भी आए और जाए, इंटरप्रिटेशन तो बच्चों सही होना चाहिए ना, सही इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए। अब वो इंटरप्रिटेशन सही होने के लिए ये चैप्टर है या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्योंकि फिर वो रूल एंड रेगुलेशन बच्चों कोर्ट्स को, जजेस को फॉलो करना पड़ेगा व्हाइल इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेट करते वक्त। को समझ रहे क्या? मतलब इन अ वे बच्चों तुम उसको मान सकते हो एज एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, या फिर चेकलिस्ट, या फिर कुछ तुम्हारे ऑडिटिंग या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, फॉलो करते हो ना स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्मिटी के लिए। Similarly, the courts should follow these standards for the purpose of, you can say, uniformity in interpretation. बात समझी क्या? ओके, तो इंटरप्रिटेशन के बच्चों क्या क्या तरीके हैं? ओके, क्या क्या क्लासिफिकेशंस है? लीगल, डॉक्ट्रिनल, ठीक है। अब उसके नीचे बच्चों ये सब तुमको स्टोरी देके रखा है, तो I'll give you in short, चलेगा? लीगल मतलब क्या कि एक्चुअली देयर इज सम रूल टू इंटरप्रेट, जो लॉ लिखा है, ध्यान देना बच्चों के, लॉ लिखा है, वो लॉ को पढ़ने के लिए या फिर लॉ को समझने के लिए और एक बुकलेट दे दिया, और एक बुकलेट दे दिया, और एक बच्चों चीज दे दी कि इनको कैसे पढ़ना है। इट इज लाइक फॉर एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ तुमको, ठीक है? हैव यू हर्ड ऑफ कोडिंग, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग? शायद तुमको सीए फाउंडेशन में भी था शायद, है ना? तो कोई मान लो कोई चीज लिखी XYZ, कुछ भी लिखा रहेगा, तुमको और मुझको मान लो समझता नहीं है कि भाई क्या लिखा है, इट इज बियॉन्ड, यू कैन से, अंडरस्टैंडिंग फॉर अस। पर वही चीज को समझने के लिए बच्चों को मान लो एक क्या बोलते, एक की बनाया, की, उसको बोलते हैं ना साइफर की, सुना है कभी? अब वो की तुम्हारे पास बच्चों लग गया, तुम्हारे हाथ में वो की लग गया, देन इवन जो तुमको समझ नहीं रहा था स्टार्टिंग में, तुमको समझेगा। ओके, मतलब व्हाट इज द लॉजिक ओवर हियर, या फिर इसके साथ कनेक्शन क्या है कि जो भी एक्ट लिखा गया है उसको समझने के लिए लॉ मेकर्स, व्हेनेवर आई से लॉ मेकर, मतलब जिन्होंने लॉ बनाया, ओके, आई एम रिपीटिंग, तो आई एम रिपीटिंग, एक्ट को समझने के लिए एक्ट वालों ने ही, जिन्होंने लॉ बना, उन्होंने ही बच्चों और एक बुकलेट इशू किया कि इसको कैसे समझा जाए। ओके, दैट इज कॉल्ड एज लीगल रूल्स, देयर इज सम एक्चुअल रूल एग्जिस्ट टू इंटरप्रेट द लॉ, ठीक है? अब उसमें तुम्हारी दो चीजें हो सकती है, चेक करो, ऑथेंटिक एंड यूजुअल, ऑथेंटिक एंड यूजुअल। ऑथेंटिक मतलब बच्चों तुमको समझ रहा है ना, ऑथेंटिक का नॉर्मल मीनिंग भी क्या होता है, मतलब एट द वेरी सोर्स। अपने इधर का बच्चों चाइनीज खाना मतलब इंडियन चाइनीज, हाँ ये नहीं, और चाइना में जाके बच्चों चाइना खाना मतलब वो चाइनीज, इसलिए यार, मतलब अपने इधर के बच्चों फ्रेंच टोस्ट खाना और फ्रांस में जाके फ्रेंच टोस्ट खाना, जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए यार। तो ऑथेंटिक का मतलब क्या है बच्चों? ऑथेंटिक मींस एट द सोर्स, है कि नहीं बच्चों? सोर्स एकदम क्लियर, क्लियर एवरीबॉडी? तो
The rules of interpretation are given by the legislator, by the legislator. Legislator मतलब क्या बच्चों? लॉ मेकर. उन्होंने ये दे दिया रूल, ओके, कि कैसे समझना है. तो जिन्होंने लॉ बनाया वही बता रहा है ना, जिन्होंने लॉ बनाया वही बता रहा है कि उसको समझना कैसा है. पर अगर वो नहीं, ऑथेंटिक नहीं है, there is some other rules which exists to interpret. That can be बच्चों customs और केस लॉस. केस लॉस समझता है ना, केस स्टडीज. केस स्टडीज मतलब कोर्ट जजमेंट्स, कोर्ट के जजमेंट्स, ठीक है. पर अगर कोई लीगल रूल है ही नहीं बच्चों कोर्ट के पास रेफर करने के लिए, ये है ही नहीं, कोई लीगल रूल है ही नहीं, देन वी आर गोइंग फॉर डॉक्ट्रिनल. मतलब इट इज डिस्कवरी ऑफ रियल एंड ट्रू मीनिंग. किनको क्या कहना था, किनको क्या कहना था, लेजिस्लेचर को बच्चों क्या कहना था. यस क्लियर. अब उसमें दो चीज, एक ग्रामेटिकल, लिटरली प्योरली इंग्लिश ग्रामर यूज किया जाएगा, रूल्स, ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ स्पीच एंड ग्रामर, और एक लॉजिकल, मतलब यहाँ पे बच्चों इंटेंशन डिस्कवर करना. यस क्लियर. थोड़ा थोड़ा समझा निधि? यू कैन राइट डाउन दिस. चलो फटाफट, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है तुमको बच्चों, या जूम करूं? तो जनरल क्लासिफिकेशन लिखो, लीगल लिखो, डॉक्ट्रिनल लिखो. लीगल एंड डॉक्ट्रिनल. तो कोई रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अवेलेबल है तो लीगल, अगर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं है अपने पास कुछ अवेलेबल तो डॉक्ट्रिनल. ओके, ये अवेलेबल है तो फॉलो करना पड़ेगा कोर्ट्स को. इनफैक्ट अच्छा है ना कोर्ट के लिए, कुछ ना कुछ एक रेफरेंस मटेरियल है देखने के लिए, रेफरेंस मटेरियल. यस, अगर रेफरेंस मटेरियल नहीं है तो तुमको तुम्हारा दिमाग खुजाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा भी हम किसका क्या मीनिंग निकालना चाहिए. मतलब यहाँ पे इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी. दे हैव टू इंटरप्रेट इट एंड योर बच्चों दे ओनली हैव टू रिफर इट. कुछ समझा क्या अभी? यस, मेरे हिसाब से पहले लिख लो ये बच्चों, एंड एक बार तुमको पढ़ना तो है अलग से फिर से एक बार, ठीक है. तो व्हाट विल डू इज, एक काम करते हैं ना, जो इंपोर्टेंट वो हाईलाइट करते हैं और ऐसे वाले नोट्स बना लेते हैं ना. नोट्स एक बार 10 मिनट लगा, 10 मिनट नहीं पर 5-10 मिनट से तुम आराम से पढ़ोगे 2-3 पेजेस, तो भी यू विल गेट द फ्लो ऑफ द चैप्टर. ओके, चलो बच्चों फटाफट लिख लो टेबल. क्लासिफिकेशन है लीगल, डॉक्ट्रिनल. इंटरप्रिटेशन इज नॉट अ चैप्टर ना, इट इज अ कंसेप्ट कि कैसे इंटरप्रेट करे. ओके, चलो लीगल, डॉक्ट्रिनल लिखो फटाफट. लीगल में एक्चुअल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट, डॉक्ट्रिनल में हम डिस्कवर कर रहे हैं रियल एंड ट्रू मीनिंग. फिर एक्चुअल में तुम्हारी दो चीजें हो सकती है, ऑथेंटिक और यूजुअल, एंड ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल. मैं क्यों करवा रहा हूँ बच्चों को भी, एमसीक्यू पूछा तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आई एम डूइंग व्हाटएवर आई थिंक इज इंपॉर्टेंट. बाकी का स्टोरी जो है, मैं स्टोरी में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, कि क्यों क्या कैसे कौन, महाभारत रामायण वो सब नहीं जा रहे अपन, ठीक है. वी आर स्टिकिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. लिख लो बच्चों, लिख लो तुम लोग, लिख लो ना तुम लोग, ठीक है. तो कुछ अवेलेबल है तो लीगल, अवेलेबल नहीं है हमको निकालना पड़ेगा कुछ चीज तो डॉक्ट्रिनल, ठीक है. आगे जाए. अब ग्रामेटिकल तो क्या मीनिंग होता है कि तुमने कोई सेंटेंस पढ़ा तो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन करना मतलब क्या, प्रॉपर नॉर्मल इंग्लिश के रूल्स, तुम्हारे इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स वगैरह होते हैं ना ग्रामर के, उसको यूज करना. जैसे मतलब मे मतलब क्या ऑप्शनल, शाल मतलब क्या कंपलसरी, वो सब चीज है. सॉरी, आगे बढ़े. कंस्ट्रक्शन. अब एक फालतू का क्वेश्चन आता है और उधर ऑप्शन नहीं है. ओके, कंस्ट्रक्शन ध्यान देना. कंस्ट्रक्शन एज अप्लाइड टू अ, अप्लाइड मतलब यूज्ड फॉर अ रिटन लॉ और डॉक्यूमेंट. हम ओवरऑल चैप्टर में किसको इंटरप्रेट करने वाले, लॉ को या फिर लीगल डॉक्यूमेंट को. एग्जाम्पल लीगल डॉक्यूमेंट का अभी बस दिमाग में फिलहाल रखो, WILL, विल समझता है वो, तुम्हारे विरासत में डॉक्यूमेंट आता है ना, विरासत समझता है ना, विरासत. तुमको कुछ आने वाला तो एक विल, इच्छा पत्र जो भी बोलते हैं, हाँ समझा. दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल. या फिर बहुत झगड़ा चलता है बिटवीन पार्टनर्स, या फिर AOA MOA, बच्चों ये भी लीगल डॉक्यूमेंट तो है ना, उसको भी तो इंटरप्रेट करना पड़ता है कि भाई एग्जैक्टली MOA AOA को या फिर पार्टनरशिप डीड को क्या कहना है मतलब इंटरप्रिटेशन मींस अंडरस्टैंडिंग कि भाई हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सब चीज है. बात समझी? तो वो तुम्हारा डॉक्यूमेंट में आएगा. तो दैट इज वन थिंग. अनदर थिंग बच्चों, हम किसको इंटरप्रेट करने वाले हैं, लॉ को.
ओके स्टैट्यूट, ये किसका काम है? कोर्ट का काम है. सो कंस्टिट्यूशन एज अप्लाइड टू रिटन स्टैट्यूट और डॉक्यूमेंट मींस टू डिटरमाइन, अब जैसे दिया है उसको दिमाग में डालो, मींस टू डिटरमाइन मींस मतलब डिटरमाइन मतलब फाइंड करना, फ्रॉम इट्स नोन एलिमेंट्स, जो भी अवेलेबल है, इट्स ट्रू मीनिंग और द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स. फ्रेमर्स मतलब कौन? लॉ मेकर्स. इसमें सिंपल क्या है बच्चों? डिस्कवरिंग और ट्रू मीनिंग और इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर्स. क्या बोला मैंने? डिस्कवरिंग ट्रू मीनिंग और इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर्स. हाँ या ना? तो डिस्कवरिंग ट्रू मीनिंग याद आ रहा है कि नहीं, एंड इंटेंशन. तो बच्चों मतलब चीजों के क्या बोलते हैं उसको, बुक्स के बाहर जाना, है ना, तुम्हारे बुक्स के बाहर जाके प्रैक्टिकल लाइफ में देखना कि इसका एक्चुअली क्या इम्पैक्ट, क्या इफेक्ट हो सकता है इंटरप्रिटेशन का, और मेन इंटेंशन क्या था लॉ मेकर का ये वर्ड वगैरह या फिर ये लाइन डालने का, या फिर ये लॉ क्यों लाया. ओके एवरीबॉडी, आगे बढ़ू. कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स ड्राइंग. ड्राइंग मींस व्हाट? कमिंग टू कंक्लूजन्स बियॉन्ड एक्चुअल एक्सप्रेशन यूज इन द टेक्स्ट. शब्दों के पीछे जाना, भावनाओं को समझना, है ना बच्चों? समझ लो कि नहीं? ओके एवरीबॉडी. सो अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट ऑफ द लॉ. ओके आगे जाऊं मैं. चलो, ये कभी आया तो आया, दैट्स व्हाई गिवन 2 स्टार्स यहाँ पे. डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन. रिसेंट वाले एग्जाम में बच्चों बहुत तर तो तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसा वाला कभी आया नहीं है, मतलब इमीडिएटली तो आया नहीं है रिसेंट में. दे आस्किंग यू डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, तो इट इज अ गुड थिंग. तो ये तो कभी कभी बोलते ज्यादा फर्क है नहीं, फिर बोलते कि नहीं थोड़ा सा फर्क है, चेक करो, ठीक है. इन प्रैक्टिस मतलब डोंट अंडरलाइन, डोंट अंडरलाइन. कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स इंटरप्रिटेशन. वाह 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 वाह. कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स इंटरप्रिटेशन एंड द टर्म्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड सिनोनिमसली. मतलब ऐसा भी बोलती हो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर इंटरप्रिटेशन है, कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन एंड दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब दे आर एज गुड एज सेम. और ये बोलते कि दोनों में फर्क क्या है. ओके चलो. इंटरप्रिटेशन भगवान is the art of ascertaining means finding meaning of words and true sense in which the author intended that they should be understood. ये लिटरली बच्चों इंग्लिश पोएम, हिंदी पोएम का क्या बोलते थे अपन उसको, क्या बोलते थे उसको हिंदी में अपन? कवि. कवि कहना चाहता है कि वो सब चीजें तुमको कुछ था क्या बच्चे चीजें, है ना? हाँ, कवि ये कहना चाहता है कि इसकी लग गई अपनी. ओके आगे बढ़े अपन. बट इंटरप्रिटेशन बच्चों मतलब क्या? ध्यान देना. whether court adheres means what? चिपकना, फॉलो करना the plain meaning of the language used by the lawmaker, it would be interpretation. मतलब शब्दों को पकड़ के चले. लैंग्वेज लिखा ना, मैं लैंग्वेज समझ रहा है कि नहीं? लैंग्वेज, शब्दों को पकड़ के चले तो जो मीनिंग आएगा, ओके तो चेक करो, दैट इज नॉट इंटरप्रिटेशन. बट वेयर द मीनिंग इज नॉट प्लेन, मीनिंग सिंपल मीनिंग नहीं है, द कोर्ट हैज टू डिसाइड वेदर द वर्डिंग वाज मेंट टू कवर सिचुएशन बिफोर द कोर्ट. Here the court would be resorting to construction. Conclusions drawn by means of construction are within the spirit, though not necessarily within the letter of law. That is okay. शब्दों के परे जाना कंस्ट्रक्शन, शब्दों के आसपास खेलना इंटरप्रिटेशन. ओके इसके लिए बच्चों ने चैप्टर के तुमको क्या करो, मैं तुमको वही सजेस्ट करूंगा. गो फॉर योर बुकलेट, MTP RTP PYQ, वही ठीक है. ठीक है आगे बढ़े हम लोग. स्टैट्यूट बच्चों इज व्हाट? रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर. ओके ये चीज याद रखना, मतलब कभी पूछा कैसे गलती से तो. व्हाट इज द स्टैट्यूट? इट इज अ रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर. विल मतलब क्या? फिर से इच्छा ना, तो लेजिस्लेचर की इच्छा, उसको राइटिंग में लेकर उसका अप्रूवल लेना, दैट इज अ स्टैट्यूट और यू कैन से लॉ. ठीक है
आगे बढ़े क्या? चेक करो, अब लीगल मैक्सिम भी आने वाला बच्चों पिक्चर में, ठीक है? सर दुख रहा ऑलरेडी? नहीं ना, नींद नहीं आ रही तुमको? मेरे को पता था मैं अदर लॉस चालू करने वाला हूँ मैं, स्पेशली आई वाज गोइंग टू स्टार्ट विद टाइम पास चैप्टर्स, इसलिए मैं ऑलरेडी नींद लेके आ गया, थोड़ा सा नींद मार के आ गया। ओके, आगे जाओ मैं बच्चों, चलो। नाउ इंटरप्रिटेशन बच्चों मे बी इधर ग्रामेटिकल और लॉजिकल। अब ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है? ग्रामेटिकल मतलब कि बस तुम लैंग्वेज की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो, और लॉजिकल मतलब ऑब्वियसली लैंग्वेज छोड़ के जो चीज तुम अंडरस्टैंड करना चाहते हो, या फिर अंडरस्टैंडिंग बाहर लेके जा रहे हो, वर्ड्स के भी बाहर लेके जा रहे हो। प्रैक्टिकल में देख रहे हो भाई, प्रैक्टिकल में इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इफेक्ट क्या है, कि इसके पहले लॉ क्या था, है ना? प्रैक्टिकली चीजें देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज लॉजिकल। ग्रामेटिकल को दूसरा और एक नाम लिटरली माय हेड इज पेनिंग, है ना? लिटरली दिस चैप्टर सक्स, है ना बच्चों? लिटरली। सो ग्रामेटिकल और लिटरल इंटरप्रिटेशन concerns itself with words, वाह वाह वाह, an expression used in the law and only that, है कि नहीं बच्चों? In other words, emphasis is on what the law says. जो लिखा है वो, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना, टेक्स्ट पे, ग्रामर पे, वर्ड्स पर ही, दैट इज ग्रामेटिकल और लिटरल, है ना? पर वो जब किताबों के बाहर जाना, लॉ के बाहर जाना, इस बच्चों कॉल्ड इज व्हाट? लॉजिकल। मतलब अगर तुम उस पर देखोगे तो व्हाट डज लॉ मीन्स, कहना क्या चाहते हो, हाँ या ना? तुम्हारा क्लासिक एग्जांपल बच्चों 3 इडियट्स में देखा रहेगा तुम लोगों ने, गिव डेफिनेशन ऑफ मशीन, ऐसा कुछ तो था ना वो। तो जो रैंचो बोल रहे थे चेन इज ऑल्सो मशीन, या जिप, हाँ दैट इज लॉजिकल। पर वो रट्टा गोगम पट्टी करना, ताड़ो बच्चों ग्रामेटिकल और लिटरल। समझा कि नहीं समझा? मुझको तुमको पूछते हुए शर्म आ रही थी, समझा कि नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता कि क्या तुमको समझ रहा है। आगे बढ़ू मैं, तो मैं समझने और समझाने के लिए नहीं बैठा यहाँ पे, अब हम रिविजन के लिए काइंड ऑफ बैठे हैं, ठीक ठाक समझने के लिए। ओके, ठीक है? आई एम टेलिंग यू बाय हार्ट इज द ओनली सॉल्यूशन, PYQ MTB RTB इज द सॉल्यूशन फॉर these chapters, other laws overall। चलो आगे बढ़े। यस, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन ज्यादा उसको महत्व देंगे, बट ध्यान देना, कोड कैन नॉट ऐड और मॉडिफाई इवन अ सिंगल वर्ड और फ्रेज यूज्ड इन द लॉ। एनैक्टमेंट मतलब बच्चों लॉ। क्यों बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? कि क्या लिखा बच्चों यहाँ पे? कोड्स जनरली कोई भी एक वर्ड भी ऐड या फिर मॉडिफाई या फिर रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो पावर बच्चों, नहीं, वो पावर इज ओनली विद लेजिस्लेचर। मीनिंग चेंज हो सकता है वो, चलो ठीक है, मतलब मीनिंग लाने के लिए ही तुम कुछ चेंजेस, मतलब ट्रायल और एरर्स कर रहे हो, बट यू कांट डू दैट विद एडिशन और डिलीशन ऑफ एनी वर्ड्स इन द लॉ, बिकॉज वो पावर बच्चों है ओनली विद लॉ मेकर्स, लेजिस्लेचर। और जुडिशरी बच्चों कैन नॉट बिकम लेजिस्लेचर। उस बात समझी क्या? जुडिशरी कैन नॉट बिकम लॉ मेकर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वर्ड्स लाने का हटाने का बच्चों पावर किसके पास है? ओनली लेजिस्लेचर, नॉट द कोर्ट्स। This is based on the principle of absoluta sententia expositor non indigent, meaning clear words need no explanation। वाह वाह वाह, और कितना सही सामने सामने से बोले ना, और कितना हिंट दूं। ओके, हे भगवान, आगे बढ़े। However, where grammatical interpretation, okay, grammar literal वाला, leads to absurdity, जो वर्ड्स फुकट का जरूरी नहीं, छोड़ दो। लिटरल इंटरप्रिटेशन, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन का अंडर जो रिजल्ट आ रहा है, फालतू आ रहा है, एब्सर्ड, ओके, और इज इलॉजिकल, द कोर्ट्स देन बच्चों डेफिनेटली कैन अडैप्ट लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को। समझा कि नहीं समझा? लिटरल इंटरप्रिटेशन के बाद तुमको दिखा कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, तो नॉनसेंस अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, नॉनसेंस रिजल्ट आ रहा है, ग्रामेटिकल या फिर लिटरल लेने के बाद, देन ऑब्वियसली कोर्ट्स कैन गो टू लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। यस लिया? तो कोर्ट के पास दोनों रास्ते, दोनों चेक करेंगे। ये लिटरल ग्रामेटिकल लिया तो क्या रिजल्ट आया, तो ऑब्वियसली द कोर्ट्स विल स्किप इट, एंड लॉजिकल लिया तो क्या आंसर आया।
So obviously in that case the court will prefer कौन सा बच्चों, लॉजिकल वाला, है ना, ठीक है. But where the law is clear and unambiguous, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी confusion नहीं है, the court shall understand it based on strict grammatical meaning. The law when clear shall be strictly applied. The court shall administer, means execute the law as it stands, and shall not attempt an alternative interpretation on logic that is ostensibly just or reasonable. मतलब कितना भी अच्छा क्यों ना लगे तुमको लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, पर अगर ग्रामेटिकल में कोई एरर नहीं है, है ना, ग्रामेटिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, द लॉ इज वेरी मच क्लियर, then you should go with grammatical interpretation. देखो भाई, ग्रामेटिकल का रिजल्ट इलॉजिकल आया, then go for logical, ओके. पर ग्रामेटिकल यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूजन नहीं है. अनएम्बिगुअस मतलब क्या, द लॉ इज वेरी मच अनएम्बिगुअस, मींस कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, then strictly you should follow grammatical interpretation, okay, when the law is clear, समझा, and unambiguous, then only and only priority is what बच्चों, grammatical literal construction. Understood? आगे बढ़े, चलो, वही चीज, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन. इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में ज्यादा फर्क नहीं है, वर्ड्स के आसपास रहोगे तो इंटरप्रिटेशन, और कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कुछ लॉजिकली, दैट इज इन अ वे कंस्ट्रक्शन. यस क्लियर? तो इसमें तुम्हारे है कुछ इंपॉर्टेंट, पिछले आई थिंक एग्जाम में इसके ऊपर आया था और इसके एक्सेप्शन आए थे. हिडन रूल तुम्हारा आना चाहिए तुमको, हार्मोनिक्स पता होना चाहिए. यस, ओके. नॉस्टिक और सोसाइटी, ये भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, तो ये तो तुम्हारे इंपॉर्टेंट रहेंगे. ओके, ओके, इसके बारे में कुछ दिया ही नहीं है क्या? ओके, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम. बस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए. सी, आई ऑलवेज बिलीव, मैंने तुमको फाउंडेशन में बताया कि आई डोंट नो, आई ऑलवेज 1000% बिलीव ICS स्टडी मटेरियल इज द ऑथेंटिक सोर्स. समझा अभी? बाकी के मेरे भी नोट्स रहेंगे, कोई भी टीचर्स के भी नोट्स रहेंगे, स्टिल दे आर इजियर. मतलब मैं कहूँ दे हैव मेड इट इजी. सबसे इजीएस्ट स्टूडेंट्स को सी बनाना सबसे इजी है. अब तुमको ही समझ गया, कितने सारे स्टूडेंट्स खुद स्टडी मटेरियल खोल के ये सब चीजें पढ़ेंगे. तुमको शॉक कब लगता है एग्जाम में, जब पहली बार जब देते हो कि भाई ये कहाँ आपने सिलेबस में दिया था ICS स्टडी मटेरियल में, जो तुम नहीं पढ़ते वो बात हो जाती है. ओके एवरीबॉडी. अब ICAI का MCQ बुकलेट इतना मस्त है, यू हैव सीन मी, मैं कितना उसको तारीफ करता हूँ फॉर द सेम रीजन, तो घुस के बच्चों ने क्वेश्चन बनाया है फ्रॉम ICS स्टडी मटेरियल. तो ICS स्टडी मटेरियल शुड बी अ फर्स्ट सोर्स ऑफ मेकिंग एनी काइंड ऑफ नोट्स और रेफरिंग. ठीक है, बाकी के नोट्स छोड़ दो मेरे हिसाब से, मतलब ठीक है. तो इसलिए अब नाउ तुम्हारा हाथ भी बैठ गया बच्चों की, भाई तुमको समझता किधर क्या क्या देके रखा है, यू आर नॉट रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, चलो आगे बढ़े हम लोग. All right, ready? So primary and secondary, the first more important and then less important. Rules of literal construction means फिर से वही चीज, हम लोग ग्रामर पे अटके पड़े हैं, ग्रामर है ना, लिटरल कंस्ट्रक्शन. तो अंडरलाइन कुछ चीजें, द फर्स्ट एंड प्राइमरी रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज शुड बी फाउंड इन द वर्ड्स, है ना. हाँ, मैंने फाउंडेशन से पढ़ा था लॉ, बराबर, फाउंडेशन में लॉ स्टडी मटेरियल से पढ़ाया था. नहीं, तो ओनली रीजन ऑफ टीचिंग यू फाउंडेशन का लॉ फ्रॉम स्टडी मटेरियल वाज तुम्हारा लीगल लैंग्वेज डेवलप होना चाहिए. बच्चों को लिखने में दिक्कत हो जाती है ऐसा. ठीक है, आगे बढ़े. Thus, if the words of statutes are capable of one interpretation only, okay, then it would not be open for courts to adopt any other interpretation. अब एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट, चीजें बच्चों हमें घूम फिर के एक ही बात देके रखी है. ठीक है, थोड़ा सा बच्चों ने वो थोड़ा सा बीकॉम टाइप आंसर लिखे बच्चों. इनका क्या कहना है कि अगर है ना वर्ड्स है ऐसे है कि उसका एक ही मीनिंग आ सकता है, तो उसका वही मीनिंग लेना चाहिए और कोई मीनिंग लेना नहीं चाहिए. यस क्लियर? सो where the words of this law are capable of one interpretation only, then वो बच्चों कोर्ट ने कुछ और इंटरप्रिटेशन नहीं लेना चाहिए. ओके, आगे बढ़े.
It is the cardinal rule. Cardinal means you understand, most important, primary rule of construction that schedule must be construed, understood literally and grammatically, giving words their ordinary and natural meaning. Okay, जो भी words use हो रहे हैं law में, उसको ordinary, normal, natural meaning देना है to understand the law. Yes, everybody. Therefore, the language used in schedule must be understood in grammatical sense. ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? मैंने भी खुद टेक्स्ट बुक से उड़ा दिया, कुछ फालतू की चीज है. Normally, whether words of the law are in themselves clear and unambiguous, है ना? Then words would be construed in their natural ordinary sense. Repeat हुआ है. And quote should not go anywhere else. This is called rule of literal construction. मतलब तुमको अभी अंडरलाइन क्यों करना है? कभी पूछ लिया क्वेश्चन दो बच्चों, 1-2 मार्क के लिए. What do you mean by rule of literal constructions? Yes. So when words are capable of having clear and unambiguous, then बच्चों they should be understood in the natural and ordinary sense only. और कोर्ट ने बच्चों उसको कुछ भी दूसरा रीजन, कुछ भी दूसरा अंडरस्टैंडिंग नहीं लेना चाहिए. Underline the word natural and ordinary sense. Words to be interpreted. तुम लोग लिख लो ना, ये जो है ना, एक बार लिखो फिर से अच्छे से लिखो. Words should be construed in their natural and ordinary sense. इतना तुमने लिखा वो literal interpretation के लिए तो भी चलेगा ना. Word should be, अभी इतना, ये तो one of the most important point है. Words should be interpreted in the natural and ordinary sense. ठीक है, आगे बढ़े हम लोग. So दूसरा लीगल प्रिंसिपल क्या है? एब्सोल्यूट, सेंटेंशिया, एक्सपोजिटोर, इंडिजिट. मतलब क्या? एन एब्सोल्यूट मतलब क्लियर सेंटेंस और प्रपोजिशन needs not an expositor. Means what? The plain words require no explanation. Okay, लीगल मैगजीन में बच्चों प्लीज, लीगल मैगजीन को कभी कभी कुछ घटिया क्वेश्चन आए, वी कैन नॉट हेल्प इट. मतलब क्या? वो लीगल मैगजीन का मीनिंग बताओ. अब बच्चों सब लीगल मैगजीन एक की तरह सेम टू सेम दिखते हैं, हाँ है ना? ऑल ऑफ यू, तो उसकी मीनिंग लिखा करो. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े. Natural and grammatical meaning. फिर से वही चीज, statutes are to be understood first in their natural, ordinary and popular sense and must be understood according to their plain, literal and grammatical meaning. Yes, चलिए वही चीज रिपीटेटिव है. इसमें तुम्हारे पास एग्जांपल आया था, सेल ऑफ बीटल लीव्स. मतलब एग्जांपल आया था, मतलब केस स्टडी था. सेल ऑफ बीटल लीव्स बच्चों. ओके, ये समझते एग्जांपल बीटल लीव्स का? अगर तुम सेल, हाँ करेक्ट, अगर तुम कोई नेचुरल प्रोडक्ट, बेसिकली बीटल लीव्स का क्या था कि मतलब मानो तुम कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचते हो, है ना? तुम्हारे वो क्या, वो तेंदू लीव्स, टोबैको वगैरह याद आ रहा है तुमको? टीसीएस में भी ना, टीसीएस में टैक्स कलेक्टेड सोर्स. तो बीटल लीव्स का भी मतलब इंटरप्रिटेशन ऐसा था कि तुम कुछ नेचुरल बेच रहे हो, बट यू आर नॉट सेलिंग बीटल लीव्स. यू आर नॉट सेलिंग बीटल लीव्स, यू आर सेलिंग पान का पत्ता. ओके, तो बीटल लीव्स जब तुम मतलब एज इन लोगों के प्लेन, ऑर्डिनरी, नेचुरल, उसका मीनिंग जो है जनरल पब्लिक लोगों के लिए बच्चों, उसका मीनिंग क्या है? पान का पत्ता, जो पान खाते हैं लोग. सो तुम ऐसा कुछ चीज नेचुरल नहीं बेच रहे हो, यू आर इनफैक्ट सेलिंग अ फूड प्रोडक्ट ओनली. जब तुम पान का पत्ता बेच रहे हो तो तुम बीटल लीव्स करके नहीं बेचते, उसको पान बोल के ही बेचते हो. जो काइंड ऑफ बच्चों बेच रहे हो तुम क्या? कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स ओनली. तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स वगैरह आता है, उसका इंटरप्रिटेशन था वो. ठीक है, तेंदू लीव्स इज नॉट तेज पत्ता, तेंदू लीव्स इज तुम्हारा बीड़ी का पत्ता. बीड़ी पता ना, बीड़ी तो पता है ना, तो बीड़ी जिसके अंदर रोल करते हैं रोल करने का लीव्स, इज दिस योर तेंदू लीव्स, वो अलग बात है. वो तुम्हारा नेचुरल
TCS में आता है टैक्स क्रेडिट सोर्स में, कच्ची बीड़ी, हाँ जो भी है। एनीवेज, बट सेल ऑफ बीटल लीव्स का क्या स्टोरी था इधर? निधि को कुछ समझा नहीं, मुझको पता है। ओके, कि कोर्ट ने बोला कि बीटल लीव्स को, अब ध्यान देना, मेरे को पता नहीं समझा, बीटल लीव्स को बीटल लीव्स नहीं समझना है। ओके, बीटल लीव्स को उसके ऑर्डिनरी नेचुरल पॉपुलर मीनिंग से समझना चाहिए, नॉट इट्स साइंटिफिक और बॉटनिकल नेम। ओके, ये जो बीटल लीव्स है ना, लीव पत्ता तो है, सो बॉटनिकल मतलब उसका प्लांट्स का तुम टेक्निकल नाम नहीं यूज करोगे, या फिर वैसा उसका मीनिंग नहीं आएगा। उसका मीनिंग पॉपुलर, नेचुरल, ऑर्डिनरी जो मीनिंग आता है वो लिया जाएगा। सो बीटल लीव्स का नेचुरल पॉपुलर मीनिंग क्या आता है? पान। ओके, इन अ क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट, चलो तो उसका थोड़ा टाइम पास पढ़ लेते थोड़ा सा। बिफोर द कोर्ट, whether sale of betel leaves was liable to subject tax or no, sales tax or no. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बीटल लीव्स कुड नॉट बी गिवन डिक्शनरी, टेक्निकल और बॉटनिकल मीनिंग when the ordinary and natural meaning is clear and unambiguous. Being the word of everyday use, it must be understood in its popular sense by which the people are conversant with it, as also the meaning which the statute dealing with the matter would attribute to it. Therefore, the sale of betel leaves was liable to sales tax. उसका टेक्निकल साइंटिफिक मीनिंग नहीं लिया जाएगा, जबकि उसका पॉपुलर मीनिंग इतना क्लियर कट है तो उसका पॉपुलर नेचुरल मीनिंग ही लिया, नेचुरल पॉपुलर वाला मीनिंग ही लिया जाएगा। और नेचुरल पॉपुलर मीनिंग वाला जो वर्ड आएगा, इट विल बी टेकन एज, मतलब मान लो एज अ कंज्यूमेबल फूड प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स आता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग बच्चों। तो कभी उसका क्वेश्चन आने नहीं वाला, वो छोड़ दो। एंड टेक्निकल वर्ड्स आर टू बी अंडरस्टूड इन टेक्निकल सेंस, लाइक प्लांट एंड मशीनरी में अगर कहूं तो प्लांट का मतलब क्या होगा? फिर पेड़ पौधा होगा क्या बच्चों? नहीं ना, isn't it? ठीक है, सो दिस पॉइंट is of literal consideration is that technical words, वाह वाह, बस उतना ही देखे रखा है, technical words needs to be understood in technical sense only, है ना? उसके जो एग्जांपल्स में जाने की जरूरत नहीं है तुमको, छोड़ दो। सो लिटरल मींस अब तक हम लोगों ने बच्चों क्या देखा कि वी आर स्टिकिंग टू द नेचुरल ऑर्डिनरी, क्या था वो? नेचुरल ऑर्डिनरी और नेचुरल ऑर्डिनरी एंड पॉपुलर सेंस। ठीक है, उतना बाहर करो भाई, अंडरस्टूड? अब केस स्टडी बना के तुमको नहीं पूछने वाले कि इसमें कौन सा इंटरप्रिटेशन यूज करना है अपने को, वो छोड़ दो। तो ये चैप्टर में तुमको डायरेक्टली क्या जनरली आएगा? डायरेक्ट क्वेश्चंस। ओके, आगे बढ़े। उठ रे मैगी वाले, काम पर आओ। ओके, उठो उठो मैगी खाने वालों, काम पर आओ। चलो, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, द वर्ड्स ऑफ अ statute must be understood। उठ रे मैगी वाले, काम पर आ, मीनिंग मतलब क्या? The law must be understood as to lead to a sensible meaning। क्या बच्चों? sensible meaning। अब उससे किससे ज्यादा बच्चों? लिटरल से भी ज्यादा। ओके, सेंसिबल मीनिंग चाहिए। किधर गया अपने को? statute should be understood grammatically, ये तो है, बट जब ग्रामेटिकल बच्चों तुम्हारा इंटरप्रिटेशन लीड्स टू बिन काम का एब्सर्डिटी, इट इज अलाउड टू डिपार्ट। डिपार्ट मतलब क्या? जाना ना बच्चों, डिपार्ट समझते हैं ना, छोड़ देना। तो सिर्फ ग्रामेटिकल इज ऑफ नो यूज टू यू, ग्रामेटिकल इज गिविंग यू illogical answer, then you are allowed, the court is allowed to go away from it and interpret the law so as to avoid any absurdity. Okay, this is also called as golden rule of interpretation। ठीक है, कौन सा वाला बच्चों? रीजनेबल। लुक एट द वर्ड ना बच्चों, रीजनेबल। अब तुमको समझ रीजनेबल का मीनिंग? एकदम स्ट्रिक्ट किया तो चलेगा कि बच्चों रीजनेबल नहीं, यू नीड टू बी बच्चों फेयर एंड रीजनेबल, मतलब यू नीड टू इन अ वे बच्चों एडजस्ट करना। तो अब एडजस्ट कब करेंगे?
जब लिटरल और ग्रामेटिकल फेल हो रहा है तो हम एडजस्ट करेंगे. Why? To give a sensible meaning. समझ रहा कि नहीं कुछ अभी. To give a sensible meaning. Understood clear? तो अंडरलाइन करो बच्चों वर्ड को, सेंसिबल मीनिंग लाना. एंड कौन फेल हो रहा है बच्चों? ग्रामेटिकल लिटरल फेल हो रहा है, इसलिए हम रीजनेबल वालों के पास जा रहे हैं. तुम तो रीजनेबल हो, तुम तो समझ जाओ, है ना. वो ग्रामेटिकल वाला नहीं समझता, तुम तो समझो मेरी बात को. अंडरस्टूड? चेक करो क्या टाइम पास करेगा. दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द रूल दैट वर्ड्स ऑफ लॉ मस्ट बी अंडरस्टूड रीजनेबली सो एज टू गिव इफेक्ट ऑफ द लॉ. है ना. कुछ नहीं करने के बजाय कुछ करना तो जरूरी है ना. सो ग्रामेटिकल लिटरल से कुछ आंसर ही नहीं आ रहा है, तो कुछ आंसर आना चाहिए, इसलिए हम रीजनेबली उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं. आगे जाऊं मैं बच्चों, ठीक है. रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रखो. जब एक ही घर में, मतलब एक ही एट में, है ना, एक ही एट के अंदर दो बच्चों सेक्शन का झगड़ा चले, है ना, दो भाई दो बहन जो भी रहेगा, हाँ है ना. तो बच्चों वही चीज मम्मी डैडी के लिए कि तुम्हारा फेवरेट कौन है बताओ, है ना बच्चों. और फिर मॉम डैड क्या बोलेंगे बच्चों? नहीं, हम हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, हाँ है ना. गेटिंग माय पॉइंट. पर बच्चों यहाँ पे चल रहा है झगड़ा बिटवीन दी सेक्शंस कि नहीं मैंने ऐसा बोला, फिर दूसरे सेक्शन बोला नहीं मैंने ऐसे बोला. अब जब बच्चों तुम दोनों सेक्शन को पढ़ोगे एक साथ तो तुमको दिखेगा शायद बोथ ऑफ देम आर ट्राइंग टू से ऑपोजिट थिंग्स. को समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नो? जब तुमने दोनों सेक्शंस को पढ़ा, दोनों बच्चों इंडिविजुअली पढ़ोगे, इंडिविजुअली तो तुमको लगेगा कि शायद लोग दोनों ऑपोजिट चीज कह रही है, ये कह रहा है वो कह रहा है. और तुम बोलोगे फिर किसको भाव दे अपन, कि करना है या नहीं करना है, मतलब अलाउड है या नॉट अलाउड है. समझ रहे हो? देन बच्चों कोड को यहाँ पे लेना पड़ेगा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. हार्मनी का मतलब बच्चों ऑब्वियसली पीस, है ना बच्चों, PEAC, पीस वाला, शांति. तो तुमने, और इन वे बच्चों कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं है, बट उसको ऐसे समझना कि दोनों को तुम इफेक्ट दे रहे हो, कि दोनों को अपना अपना भाव मिल जाना चाहिए. ओके, कोई भी ना खुश नहीं रहना चाहिए. बिकॉज अभी तो चलो ठीक है घर में बात ठीक है, बट लॉ की अगर मैं बात करूं, then it looks stupid कि that one section is overriding another section. जब अगर लॉ में से कुछ लिखा ही नहीं है, तो लॉ में मतलब अगर कोई सेक्शन में लिखा, जैसे अपना मान लो 127 में देखा ना अपन ने, नहीं 120, हाँ 7 या 6 में देखा अपन ने, 126 से शायद वो, हाँ, it overrides. ओके, तो यहाँ पे अगर लिखा है overrides the entire act, तो ठीक है ना, मतलब यहाँ पे क्लियर कर देखे रखा है override. पर अगर ओवरराइड नहीं लिखा है, अगर मैं वगैरह, ओके, और एक सेक्शन कुछ और कह रहा है, और फिर एग्जांपल के लिए दूसरा सेक्शन कुछ और कह रहा है ना, ऑपोजिट, तो इट बिकम्स यूजलेस कि फिर तुम बोलो कि फिर एक कौन सा वाला सेक्शन काम का है, कौन सा वाला सेक्शन काम का नहीं. और ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चों लॉ में या फिर एक्ट में कि एक सेक्शन काम का और एक सेक्शन काम का नहीं. दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, दोनों सेक्शन काम के हैं, दोनों सेक्शन बच्चों काम के है, समझा. बट अगर फिर भी अगर ऑपोजिट चीजें कह रही है, तो इसमें कोर्ट को बच्चों हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कि तुमको दोनों को भाव देना पड़ेगा. कैसे? दैट इज दे हैव टू इंटरप्रेट इट अकॉर्डिंगली. चलो आगे बढ़ू मैं. द ऑपोजिट ऑफ हार्मनी इज कॉन्फ्लिक्ट. दिस रूल इज अप्लाइड वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ द लॉ. ओके, it is basic rule of interpretation that if it is possible to avoid a conflict between two sections on a proper consideration thereof, then it is duty of the court to understand them or to interpret them accordingly in harmony with each other. Okay, अगर हम दो सेक्शन का झगड़ा बच्चों टाल सकते हैं, तो कोर्ट ने वही करना ही चाहिए. ओके, आगे बढ़े अपन. आगे, the statute must be read as a whole and every provision
in the law must be understood with reference to the context and other clauses in the statute so as to make the statute a consistent law and not reduce it to a futility. मतलब basically अगर मैं तुमको कोई नॉवल दूं, नॉवल किताब, इनको बाकी का स्टोरी काम का नहीं है, मैं तुमको कोई नॉवल दूं और तुमको बोला कि हाँ भैया ये अंदर का पेज है, ये खोलो, इतना स्टोरी पढ़ो, यस एवरीबॉडी, तो विल यू be able to understand it properly, the entire context, background of the story? जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइम पास के लिए बोल रहा हूँ एकदम, ओके, तुमको हैरी पॉटर तुम लोगों ने सुना रहेगा, पढ़ा रहेगा शायद, है ना? तुमने स्टार्टिंग की 2-3 पिक्चर देख ली है, यस। अब उसमें जो वो कैरेक्टर स्नेप, पता है तुमको वो क्या बोल रहा हूँ, तुमको क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुमको, यस, सुना कि नहीं? तो लोगों को लगेगा बुरा कैरेक्टर है वो, एकदम विलेन है, विलेन, यस क्लियर। और जब लास्ट पिक्चर देखोगे, लास्ट के लास्ट एकदम एकदम कंक्लूजन में देख रहा है, इनफैक्ट वो तो हीरो रहता है, ओके, वो स्टार्टिंग से बचाता रहता है हैरी पॉटर को, ओके एवरीबॉडी। अच्छा, तुम्हारे लिए भी पुराना हो गया क्या पिक्चर हैरी पॉटर? Anyways, but whatever might be the case, you can relate it with any of the other characters, okay, or any other movie. The point is what? You can't just pick out one single section and one single chapter बोले कि अच्छा इसके मीनिंग ऐसे है, no, it has to be understood in the entire context, कि उसका बाकी के सेक्शन के साथ ओवरऑल चैप्टर में उसका क्या जगह है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ओके। सो द statute must be read as a whole, इतना याद रखो, ठीक है, अंडरस्टैंड इन इट्स एंटायरिटी, करेक्ट। आगे बढ़े अपन, देन इसको स्टार मार्क करो, कुछ भी फालतू क्वेश्चन आया तो इसको एमसीक्यू, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है क्या, देखो बच्चों, इसके ऊपर एमसीक्यू आया था, that this rule, कौन सा रूल, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कैन बी अडॉप्टेड, मतलब यूज्ड only when there is actual real conflict and not just on the face of it, okay? इसका मीनिंग मत पूछो, कुछ काम का नहीं है, कुछ आएगा भी नहीं, okay? So where the words of a statute or a reasonable consent thereof admit of only one meaning, then such natural meaning will prevail, okay? बाकी का छोड़ दो, आगे बढ़ो बच्चों में। Now, have you heard of this word बच्चों, subject to? मतलब बच्चों ये कंडीशन है या नहीं है? This is the condition. Very good, very good, yes. Okay everybody? Override वाला तो अपने पॉइंट हो चुका। Notwithstanding समझते बच्चों, what notwithstanding? Can I say notwithstanding and subject to are exactly opposite? है ना? A notwithstanding B, मतलब A will override B, हाँ या ना? If I write down ना A notwithstanding B, तो A will override B, पर मैंने बोला A subject to B, तो अगर B ने अलाउ किया तो ही A will be applicable, बात समझे कि नहीं? Tell me all of you. ठीक है, आगे जाओ मैं। कभी आ गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता सब्जेक्ट टू के ऊपर कि एक्सप्लेन सब्जेक्ट टू एंड नॉटविथस्टैंडिंग, दोनों मीनिंग समझता है ना, तो फटाफट जाते बच्चों। द इम्पैक्ट ऑफ द वर्ड सब्जेक्ट टू व्हेन यूज्ड इन द लॉ is that when the same subject matter is covered by that provision and by another provision or law subject to which it operates, and there is a conflict between them, the latter will prevail over the former. बराबर ना? अगर A is subject to B, है ना, तो latter कौन सा बच्चों, ये वाला later है ना, latter, and this is बच्चों what, former. तो who will override who? B will override A ना बच्चों, clear till here? So the latter will override the former or prevail over the former, ठीक है, आगे जाओ मैं। Notwithstanding means उल्टा बच्चों, the former will prevail over the latter, है ना? A clause that begins with the word notwithstanding anything is also called as, इसको अंडरलाइन कर लो, non-obstante clause, non-obstante clause, okay?
आगे बढ़ो बच्चे मैं। तो उसमें तुम्हारे बहुत सारे एग्जांपल है, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू इट एवरीवन एकदम डिटेल में, फटाफट करते हैं। तुम्हारे बहुत सारे इसमें एग्जांपल आ सकते हैं, चेक करो। मतलब वो एक सेक्शन के अंदर ही कह रहा है नॉट विथस्टैंडिंग, या फिर इसको एक दूसरे दूसरे सेक्शन को बोल रहा है कि नॉट विथस्टैंडिंग, या फिर दूसरे ऐड को बोल दिया नॉट विथस्टैंडिंग, वो सब। सो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन अनदर सेक्शन और सबसेक्शन ऑफ दैट लॉ। ओके, so this clause will override such other sections or subsection in the same act. ठीक है? Then notwithstanding content in the statute, this clause will override the entire act. Then 4 है ना इसमें टोटल। Notwithstanding anything contained in specific sections or subsections or all the provisions contained in another statute. अब बच्चों कोई दूसरे स्टेट्यूट को ओवरराइड कर रहा है। ओके, एंड लास्टली नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, वो बच्चों सभी को ओवरराइड कर रहा है। इसलिए ऑल ऑफ यू कुछ समझा कि नहीं? तो अपने ही एक्ट के अंदर कोई दूसरे सेक्शन को ओवरराइड करना, कोई दूसरे एक्ट के अंदर के कुछ सेक्शंस को ओवरराइड करना, कोई दूसरे एक्ट को ओवरराइड करना, एंड देन बच्चों सभी को ओवरराइड करना। That is all your 4 types of notwithstanding. Yes, clear everybody? आगे जाऊं मैं, बोलो क्लियर और नो? चलेगा ना? Without prejudice, अच्छा है बच्चे तुम्हारा वर्ड। What do you mean by without prejudice? Anybody? कुछ याद आ रहा है तुमको? Without prejudice, क्योंकि ये वर्ड बहुत बार आया था लॉ में। Without prejudice. Yes, very good. So without harming or without affecting any other provisions, you can say. Okay? मतलब तू भी इंपॉर्टेंट, मैं भी इंपॉर्टेंट, ऐसी वाली बात है ना? या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन अगर काम में आ रहा है तो वो दूसरे को रोकेगा नहीं। समझा बच्चों? दूसरे को रोकेगा नहीं, है ना एवरीबॉडी? आगे बढ़े हम लोग बच्चों। When a certain particular provisions follow general provisions, okay, and when it is stated that particular provisions are without affecting those general provisions, then the particular provisions would not restrict or circumscribe the operation and the generality of the general provisions. मतलब बच्चों पहले है लिखा गया वर्ड्स जनरल प्रोविजंस, उसके बाद लॉ में लिखे गए हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस। ओके, अरे हाँ या ना? और कैसे लिखा गया है? कि लिखा गया है इधर क्या है कि पर्टिकुलर्स जो भी प्रोविजंस है दे आर विदाउट प्रेजुडिस टू ए, दे आर बच्चों विदाउट प्रेजुडिस टू ए, सो पर्टिकुलर विल नॉट ओवरराइड जनरल। तो समझा कि नहीं समझा? इन दिस एग्जांपल बच्चों बी इज प्रेजुडिस टू ए, है ना? B cannot override A. समझा? In other words, particular provisions shall operate in addition to and not in derogation of the general provisions. कुछ समझा या ऊपर से गया? Everybody? चेक करो अपने को एज इट इज आगे वाला रूल करने वाला कौन सा तुम्हारा? कौन सा है वो? हाँ, अरे एजुसम जनरस करेंगे, एजुसम जनरस। ठीक है, सुनो मेरी बात। कुछ जनरल वर्ड्स या फिर जनरल प्रोविजन लिखे, एजुसम जनरस करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल, ओके, अब एजुकेशन जनरल करेंगे तो तुमको क्लियर होगा व्हाट डू यू मीन बाय जनरल एंड पर्टिकुलर। अब मैंने फॉर एग्जांपल लिखा कैट, डॉग, है ना, रैबिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना? मैं तुमको फिलहाल एजुकेशन जनरल का बता रहा हूँ, पर इसमें हो क्या रहा है, 2 भाग है बच्चों, सेंटेंस के 2 पार्ट्स है। एक स्पेसिफिक है पर्टिकुलर और दूसरा जनरल है। ओके, कैट, डॉग, रैबिट बच्चों क्या है? स्पेसिफिक है। ओके, एक्सेट्रा ऑब्वियसली जनरल।
अभी हम यहाँ पे उन्होंने जो विदाउट प्रेजुडिस अपने को लिख के दिया है, उल्टा लिख के दिया कुछ ना कुछ, कि कोई ना कोई सेक्शन है, एक्ट है, वहां में जनरल प्रोविजंस पहले है और फिर कुछ तो पर्टिकुलरली बाद में लिखा गया है। कुछ समझा? नो एग्जाम्पल के बच्चों, ये पर्टिकुलर हो गया, ठीक है, और ये जनरल, ओके। बट द एग्जाम्पल विच वी आर डीलिंग राइट नाउ, वो लोग कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया ए और यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया बी, कि स्टार्टिंग में कुछ कुछ जनरल प्रोविजन लिखे गए बच्चों, ओके, स्टार्टिंग में कुछ जनरल प्रोविजन लिखे गए और बाद में पर्टिकुलर। पर जब पर्टिकुलर लिखा है, पर्टिकुलर में ऐसा लिखा गया है कि द पर्टिकुलर प्रोविजन विल अप्लाई विदाउट प्रेजुडिस टू जनरल। द पर्टिकुलर प्रोविजन बच्चों विल अप्लाई विदाउट प्रेजुडिस टू जनरल। इसका मीनिंग क्या आएगा? वेदर पर्टिकुलर बच्चों विल ओवरराइड जनरल? नो, पर्टिकुलर बच्चों विल नॉट ओवरराइड जनरल। ठीक है ना बच्चों? अरे हाँ या ना? क्लियर? विद दिस विदाउट अफेक्टिंग, वही बोलना और कुछ नहीं। ठीक है, आगे जाऊं मैं। हिडन रूल, मिस्चिफ रूल, इंपॉर्टेंट शेयर मत करो। हिडन रूल और मिस्चिफ रूल, चालू करें। इसके तुमको बस उसके 4 पॉइंट्स याद रखने हैं हिडन रूल के, ओके। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। रेडी बच्चों? तो मिस्चिफ रूल का मतलब क्या है? सप्रेस। अब तुमको एक वर्ड तुमको बार बार याद रहता है, सप्रेस द मिस्चिफ, एडवांस द रेमेडी। इतना याद रखना प्लीज, ओके। सप्रेस द मिस्चिफ एंड एडवांस द रेमेडी। यस ऑल ऑफ यू? मिस्चिफ मतलब क्या? तुम्हारे बच्चों लॉ में कोई भी लूप होल मतलब समझता है ना? लूप होल तो कि छूट गया लॉ वहां से, है ना, अप्लाई नहीं हो रहा इन सर्टेन एक्सेप्शन केसेस। बट एडवांस द रेमेडी मतलब सोल्यूशन बच्चों। कोई भी सेक्शन लॉ का बच्चों पर्पस है कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करना, कुछ रेमेडी प्रोवाइड करना, कुछ राइट्स प्रोवाइड करना। तो जो उनका इंटेंशन था वो इंटेंशन प्रोवाइड करना, देना, और लूप होल को मिटाना, दैट इज योर हिडन रूल, और यू कैन कॉल इट एज मिस्चीफ रूल, ओके। तो ये वर्ड तो तुम्हारा लाइन तो आना ही चाहिए, सप्रेसिंग द मिस्चीफ, एडवांसिंग द रेमेडी। सप्रेसिंग द मिस्चीफ, एडवांसिंग द रेमेडी, ये तुम्हारा आना ही चाहिए। और जब भी उसका आंसर लिखोगे तो ये लिटरल बच्चों, आई एम टेलिंग यू, मैंने थोड़ा सा एक केस पढ़ा था, हिडन केस, बहुत पुराने जमाने का, ये बहुत 1584। It talks about something about religious trust and religious colleges। 1584 1600 के आसपास के तभी के जमाने के, बहुत पुराना केस है ये, ठीक है। तो उसके हिस्ट्री ज्योग्राफी बैकग्राउंड में जाने का कोई फिलहाल फायदा नहीं है, बट वो द पॉइंट आई एम टेलिंग यू कि जो केस था हिडन केस, उसमें कोर्ट ने बच्चों ये रूल बनाया, है ना। और ये रूल बनाते वक्त लिटरली ये 4 पॉइंट्स कोर्ट ने लिखे हैं कि हम ऐसे इंटरप्रिटेशन पे क्यों आ रहे हैं, ओके। और ये 4 पॉइंट्स क्या थे? व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट, मतलब क्या वो कस्टम्स था, कस्टम समझता है ना, प्रथा, है ना। एक्ट आने के पहले क्या प्रथा थी, क्या कस्टम्स थे, या फिर कोई नया एक्ट आया उसके पहले कौन सा एक्ट था, ओके। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट वाज बिफोर द एक्ट। सेकंड, व्हाट वाज द डिफेक्ट, हाँ, व्हाट वाज द डिफेक्ट, मिसचीफ, हार्डशिप, लूपहोल, प्रॉब्लम इन द अर्लियर लॉ। बात समझी? मतलब ये लॉ, ये जो एक्ट है, अभी का जो एक्ट है, उसके आने के पहले जो भी एक्ट था या फिर रूल्स थे, लॉ थे, उसमें क्या दिक्कतें थी, क्या लूपहोल थे, प्रॉब्लम्स थे, है ना। देन ये हो गया, पहले क्या हुआ, उसमें प्रॉब्लम क्या थी। नाउ हाउ डज द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब लॉ मेकर्स, सो हाउ डज द एक्ट ऑफ, जो लॉ ला रहे, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सीक टू रिजॉल्व और क्योर द मिसचीफ और डेफिशिएंसी। पार्लियामेंट क्या करना चाहती है ताकि वो डिफेक्ट मिट सके, हट सके, एंड व्हाट आर द ट्रू रीजंस फॉर द रेमेडी, सोल्यूशन देने का मेन कारण, रीजन क्या है। ये 4 लाइन बच्चों पर ऐड करो,
What was the law before? What was the defect in the earlier law? What act the parliament seeks to resolve, है ना, or cure the mischief, and what are the reasons of true, what are the true reasons for the remedy. ये 4 लाइंस याद करना, ये 4 लाइंस, and advance the remedy, suppress the mischief. हो गया तुम्हारा आंसर. समझा? याद रहेगा ना? Advance the remedy, suppress the mischief. ये तुमको लिखना ही लिखना है. Thus, applying Hayden's case, courts will be bound to look at the state of the law at the time of passing of the law, and not only as it then stood, but under previous statutes also. मतलब पुराने जमाने में पुराना लॉ क्या था, पुराने लॉ में प्रॉब्लम क्या था, वो भी देखना चाहिए. बेसिकली अभी का जो एक्ट है उसका पुराना जन्म मतलब पुनर्जन्म नहीं बोल सकता, पिछले जन्म, सॉरी, पिछले जन्म के एक्ट्स में क्या क्या था वो भी तुमने देखना चाहिए. दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज मिस्चीफ रूल या फिर हिडन रूल. ठीक है, वही बाकी का छोड़ दो. रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, नथिंग ग्रेट अगेन. रेडी? कभी पूछेंगे भी नहीं क्योंकि उन्होंने खुद बोला है दिस इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नॉट अ रूल. तो क्यों दिया, फिर क्यों दिया? बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन will be given to a statute which brings into effect provisions for improving the conditions of certain classes of people. ये अच्छा, हाँ, conceptual तो है. The conditions of certain classes of people, improving conditions. Like for example, बच्चों subsidy तुमको समझते, subsidy. Okay, it is for the benefit of poor people. बच्चों, तो कोई law है which talks about subsidy, वहां पे we will take help of beneficial construction. कुछ बात समझी क्या? या फिर who are underprivileged, जैसे तुम्हारे बच्चे फॉर एग्जांपल, see there is some again, ये जो रूल्स वगैरह इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, we are talking of some dispute going on in the court. डिस्प्यूट सुलझाने के लिए कुछ हम लोग रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की मदद ले रहे हैं. अब जहां पे डिस्प्यूट आया, that act or law is talking about benefits to certain class of people. Which class of people? Who are underprivileged. Okay, तो कोई चीज है, मतलब कोई भी डिस्प्यूट, लेट अस से इट इज अबाउट रेशन कार्ड, या फिर सब्सिडी, या फिर सस्ते में तुम्हारे राइस व्हीट देना, उसको पीडीएस पता ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके बारे में कुछ ना कुछ झगड़ा डिस्प्यूट चल रहा है. ओके, so the dispute is about या फिर इन्वॉल्विंग अंडर प्रिविलेज पीपल. कुछ समझ रहे हो? या फिर मान लो जो फाइनेंशियली पुअर, उनके एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. The dispute is about that. Let us say for example RTE, right to education. Are you getting my point? तो अगर RTE related कुछ dispute है, in that dispute we will use this rule. Okay, check करो. Beneficial construction will be given to a law which brings into effect provisions for improving the conditions of certain classes of people who are underprivileged or who have not been treated fairly in the past. अपन उसको बोलते हैं ना कभी कभी बच्चों, मार्जिनलाइज सोसाइटी, मार्जिनलाइज ही बोलते हैं ना उसको, जिनके ऊपर अत्याचार वगैरह हो गया हुआ है, तो उनके बारे में या फिर उनको कुछ बेनिफिट देने के लिए अगर कुछ लॉ या फिर कोई डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में, दैट टाइम कोर्ट कैन यूज हेल्प ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन. In such a case, it is allowed for the court to give extended meaning to words or clauses in the law, but this can only be done when two concessions are reasonably possible and not when the words in the statute are quite unequivocal. वो छोड़ दो. Basically, improving आरक्षण issues. Yes, you can say that, correct. आगे बढ़े हम लोग. Yes, all of you, is it okay? आगे बढ़े. अभी के लिए इतने रखे फिर अपन. What do you think? अगला वाला तो लंबा है, एक्सेप्शनल, और फिर तुम्हारा कौन सा, एजुकेशन जनरस. ओके एवरीबॉडी, अभी के लिए फिर इतना ही रखता है भाई. छोटा है ही नहीं ना,
छोटा तुम्हारा छोटे वाले में भी प्रॉब्लम क्या है ना एडजस्ट जनरल्स में, आई हैव टू टेक इनटू अकाउंट, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शन आल्सो, एक्सेप्शन। ओके, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में पिछले एग्जाम में पूछा था एक्सेप्शन, इसलिए, और दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं वो जो ये जो था एक्सेप्शनल वो थोड़ा लंबा था, लंबा है, उसको बड़ा करना, बड़ा है ना वो, इसलिए। ठीक है एवरीबॉडी, हो जाएगा पर ये तुम्हें, तुम्हारा मतलब और एक लेक्चर और एक या मैक्सिमम 2 लेक्चर में तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर देन एवरीबॉडी। तो तभी हम लोग और कंटिन्यू करेंगे विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स का चैप्टर। ओके ऑल ऑफ यू, चलो बाय बाय।